नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हमने दिन में ही बताया था कि आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। साथ ही हम कुछ सिद्धांत को भी क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब जो है आपका आज का जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वह शुरू हो रहा है। तो आप जल्द से जल्द पहले आप इस वीडियो को कुछ ग्रुप में शेयर कर दीजिए, दोस्त के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग एक साथ लाइव आ जाए और हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो साथ ही साथ मेरे साथ साथ वह भी सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए चले। तो बेटा जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दो, फिर हम शुरू करते हैं आज का जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर हम उसे देखने वाले हैं। तो बेटा जल्द से जल्द इसको शेयर कर दो। ठीक है बेटा, हो गया शेयर। ठीक है, हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन को देखने से पहले कि दिसंबर जो 2021 यानी अभी वर्तमान में जो परीक्षा सीटेट की चल रही है उस परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में एकदम तौर पर पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है वह है पियाजे थ्योरी। ठीक है बेटा, ये पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे पेपर 1 की परीक्षा हो चाहे पेपर 2 की परीक्षा हो, यहां से एक दो प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। पियाजे के सिद्धांत अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं और आपका अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पियाजे के सिद्धांत का लिंक डाल देंगे, आप वहां से इस वीडियो को देख लेंगे और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। मैंने कंप्लीट थ्योरी को काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया है, समझाया है और साथ में हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित। फिर जो दूसरा चैप्टर आपका जो सबसे इंपोर्टेंट है, सीटेट दिसंबर 2021 यानी वर्तमान में जो परीक्षा चल रही है और ये परीक्षा 13 जनवरी तक चलेगी और जो परीक्षा कैंसिल हुई है वह थोड़ा आगे और बढ़ेगा, 15 हो या 20 जनवरी तक परीक्षा जो चलेगी। उसके लिए दूसरा चैप्टर जो इंपोर्टेंट है वो है आपका वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह भी चैप्टर आपके लिए इंपोर्टेंट है, यहां से भी आपके परीक्षा में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके बाद बेटा जो अगला चैप्टर है उसका नाम है कोहलबर्ग का सिद्धांत, यानी कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा, नैतिक विकास का सिद्धांत। लेकिन जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो सबसे पहले पियाजे ने ही दिया था, बाद में पियाजे इसको छोड़ दिए तो फिर कोहलबर्ग उस सिद्धांत को आगे बढ़ाए हैं। तो ऐसे हम यहां पर जनरली याद रखेंगे कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये जो 3 चैप्टर आप ऊपर में देख रहे हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये तीनों चैप्टर मिलाकर आपके परीक्षा में जो सीटेट की वर्तमान में परीक्षा चल रही है 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोच लो कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 30 मार्क्स में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहां से आ जाते हैं, मतलब 5 से 6 नंबर आपको यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो ये तीनों चैप्टर एकदम रट लो बेटा, अगर आपने रट लिया तो ये बात सत्य है कि आप 5 से 6 क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा वो आपका है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी आपकी अनुवांशिकता और पर्यावरण, है ना बेटा। यह भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और यहां से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद जो अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके वर्तमान में परीक्षा जो हो रही है उसके लिए, वह है आपका जेंडर बायस यानी लिंग पक्षपात। यह भी चैप्टर आपके परीक्षा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने बाकी चैप्टर महत्वपूर्ण है जो कि आप ऊपर में देखे हुए हैं। तो लिंग पक्षपात भी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, पेपर 1 में और पेपर 2 में भी। उसके बाद आरटी जो एक्ट है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उससे भी प्रश्न आपके परीक्षा में रहते हैं, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से कर जाना है। ठीक है बेटा, ठीक है। और जो लास्ट में आपको हमने कल भी परसों भी सूचित किया था कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने यहां तक कि जिस समय सीटेट का सिलेबस आया था उस समय ही हमने बता दिया था कि नई शिक्षा नीति से प्रश्न होगा ही, पूछे ही जाएंगे। आप आज से 2 महीना पहले मेरा सिलेबस देख लो, जिस समय मैंने ग्रुप में डाला था, मैंने यूट्यूब पर भी बताया था, वहां पर मैंने नई शिक्षा नीति सिलेबस में ऐड किया था। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, 4-4 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन यहां से आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा इतने चैप्टर को अगर आप रट लेते हो ना, तैयारी कर लेते हो ना, तो लगभग आप 10 से 12 नंबर आप इजिली सिर्फ इतना चैप्टर पढ़ने के बाद सीडीपी में ला सकते हो। और बाकी जितने बच रहे हैं, बाकी वेटेज जो है बाकी चैप्टर
का है। तो आप इतने चैप्टर को अच्छे तरीके से अगर आपने कर लिया तो 10 से 12 मार्क्स की तैयारी आपको आसानी से हो जाएगी। ये एकदम यहां से तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए ये चैप्टर एकदम रट लेना है, अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, फिर हम इसका सही उत्तर बताएंगे और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, और धीरे धीरे करके हम एक से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते चलेंगे, और बीच बीच में जहां पर हमें कुछ सिद्धांत को समझाना होगा तो वहां पर बेटा हम आपको सिद्धांत को समझा देंगे। तो एकदम आप इस वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कि एक का आंसर क्या है। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मुझे बताओ एक का सही उत्तर क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? पहला है, जितना संभव हो सके उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा है, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ठीक है बेटा, कुछ लोग 4 भी आंसर बता रहे हैं जो कि आंसर सही नहीं है। इसका एकदम सबसे जो ज्यादा सही उत्तर होगा उसे आपको टिक करना है। ठीक है, एकदम सही है। कुछ लोगों का 3 आंसर भी आ रहा है, तो 3 इसका सही आंसर है। अब हम समझते हैं। क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? मतलब हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? हमारा जो मानसिक विकास है, जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट होती है, जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, ये तो संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है? समर्थित मतलब होता है कि संज्ञानात्मक विकास जो हमारा बढ़ेगा वो किसके द्वारा बढ़ेगा? हमारी जो मानसिक शक्ति है इसमें से किस ऑप्शन के द्वारा हमारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी? तो क्या हम परीक्षा का आयोजन करेंगे तब? तो ये तो बिल्कुल नहीं है। हमने शुरू में भी कई बार आपको बताया है कि परीक्षा लेना एकदम गलत है। बच्चे को परीक्षा लेकर हम उसके दिमाग को नहीं, उसको तेज हम नहीं बना सकते हैं। तो यह आपका क्या हो गया? गलत हो गया बेटा। दूसरा है, उन गतिविधियों को जो पारंपरिक, देखिए यहां पर पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़, पारंपरिक पद्धति क्या हुआ? हमारा पुराना वाला पद्धति, और जो कि एकदम गलत है। ऐसे पद्धति के अनुसार हम उपयोग करेंगे भी तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा ही नहीं। तो दूसरा भी गलत हो गया बेटा। तीसरा है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। एकदम सही है। मतलब हम समृद्ध वातावरण रखेंगे, वैरायटी रखेंगे, मतलब बच्चे अपने अनुसार, हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। हर एक बच्चे का पढ़ने का जो गति होता है वो अलग अलग होता है। हर एक बच्चे अपने तरीके से चीजों को सीखते हैं, है ना? तो आप उसे विविधतापूर्ण वातावरण दीजिए। हर एक बच्चे अपने अनुसार उस वातावरण का उपयोग करके अपना संज्ञानात्मक विकास अच्छी तरह से कर लेंगे। साथ ही इनरिच इन्वायरमेंट रखना है, समृद्ध इन्वायरमेंट रखना है। मतलब बच्चे के आसपास को सभी वस्तुएं होनी चाहिए जो बच्चों से संबंधित हो। तो ये ज्यादा सही आंसर है, इसलिए एक का सही आंसर क्या है? 3। चौथा इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि आपको सहयोगात्मक के अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना है। बच्चे जो मतलब व्यक्तिगत रूप से जो एक्टिविटीज करते हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटीज करते हैं, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, सहयोग नहीं करना है। ये बात तो एकदम गलत है। सहयोग तो हमें बच्चे को करना ही करना है ना? और इसके साथ साथ हम व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान देंगे। तो यहां पर ये ऑप्शन एकदम गलत हो गया, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि आप व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान दीजिए, सहयोग मत कीजिए। तो ये ऑप्शन गलत है। इससे ज्यादा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है बेटा। इसलिए जो हमारा एक का सही आंसर है वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। कैसा लग रहा है आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं काफी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है? और हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मानव विकास, डाइस है, जगह खाली है, और बताना मानव विकास कैसा है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इज। पहला है मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक, तीसरा है कुछ सीमा तक अमापनीय, और चौथा है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। जल्द से जल्द कमेंट करके इसका जवाब दीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
फटाफट से आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आप एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बेटा, एक क्वेश्चन में हम आपको ये चारों ऑप्शन जो एक्सप्लेन करते हैं, इससे आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन की तैयारी होती है ना बेटा। तो आप एकदम सही तरीके से सब कुछ को समझते हुए चलिएगा। हाँ, एकदम बहुत का ऑप्शन 4 आ रहा है, सही उत्तर ऑप्शन 4 ही है। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अब हम समझेंगे कि मात्रात्मक और गुणात्मक होता क्या है ना। अब आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे कि मानव विकास मात्रात्मक क्यों नहीं है या गुणात्मक क्यों नहीं है, ये दोनों क्यों है। देखते हैं बेटा कि मानव जो विकास है, मानव विकास कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो डेवलपमेंट होता है, हमारी जो लंबाई बढ़ती है, हमारा जो वजन बढ़ता है, हमारी जो बुद्धि बढ़ती है, हमारा जो सामाजिक विकास होता है, हमारा जो मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास होता है, ये सब हमारा मानव का विकास ही तो है बेटा, है ना। तो मानव विकास देखिए, कुछ विकास को, कुछ डेवलपमेंट को हम माप सकते हैं। जैसे अगर आपकी लंबाई बढ़ी तो आप तो इसको माप सकते हैं ना कि हमने 2 इंच बढ़ा, हमने 4 इंच बढ़ा, हमने 3 इंच बढ़ा, माप सकते हैं। तो जिस चीज को आप माप सकते हैं उसे हम लोग मात्रात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मात्रात्मक कहते हैं। तो कुछ हमारा ऐसा विकास है जिसको आप माप सकते हैं। जैसे अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आप बता देंगे कि हमने 2 केजी बढ़ा। तो इसको तो आप बाहर से देखकर बता भी सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर कुछ विकास ऐसा होता है जिसे आप माप नहीं सकते हैं। जैसे आपकी बुद्धि बढ़ी, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि हमारी 2 केजी बुद्धि बढ़ी? नहीं बोल सकते ना बेटा ऐसा। तो हमारा जो मानव विकास है उसमें हमारी जो बुद्धि है, यह भी तो हमारा विकास ही है ना। हमारा कैसा विकास है, हमारी बुद्धि संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास है। तो जिस चीज को मापना कठिन है, अब तो बहुत सारा ऐसा आ गया है टेस्ट जिसके थ्रू आप बच्चे की बुद्धि को भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मापना कठिन है। तो कुछ ऐसा है जिसको आप बाहर से देखकर नहीं बता सकते या मापना कठिन है, उसे हम लोग गुणात्मक कहते हैं। जैसे आप में सामाजिक विकास भी होता है, आप अच्छे अच्छे समाज से गुणों को सीखते हैं, अच्छे से लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत करना सीखते हैं। आपके अंदर मोरल डेवलपमेंट भी होता है, मतलब आप सही और गलत के बारे में भी सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है ना बेटा। तो कुछ चीज जो हमारे अंदर है जिसे हम बाहर से देखकर या कोई दूसरा लोग बाहर से देखकर हमें नहीं बता सकता है, तो हमारा विकास यहाँ पर क्या हो गया, ये गुणात्मक हो गया। तो आपने अभी देखा कि मानव विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, इसलिए 2 का सही आंसर कौन सा है बेटा, ऑप्शन 4। बेटा इसलिए एक क्वेश्चन में समय लग रहा है क्योंकि आपको मैं सभी क्वेश्चन को एकदम क्लियर करके समझाता हूं, है ना, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। हम बीच बीच में कुछ सिद्धांत को भी बताते हुए चलेंगे बेटा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब देखो देखो बेटा, यहाँ पर प्रकृति पोषण विवाद, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये अनुवांशिकी और पर्यावरण के चैप्टर से है। तो हमने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा चैप्टर, प्रकृति पोषण यानी अनुवांशिकी की और पर्यावरण, तो उस चैप्टर में हमने क्लियरली आपको बताया था कि हम लोग अनुवांशिकी को हम प्रकृति भी कहते हैं, यानी आपकी जो जेनेटिक्स है, आपकी जो हेरिडिटरी है, उसे हम लोग नेचर भी कहते हैं। और आपका जो पर्यावरण, आपका जो वातावरण है ना, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसे हम लोग नर्चर भी कहते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पर प्रकृति का मतलब क्या हुआ, अनुवांशिकी की, और पोषण का मतलब क्या हुआ, आपका वातावरण। तो किससे संबंधित हो गया, तो डायरेक्ट इसका आंसर, बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो कमेंट है एकदम ऑप्शन नंबर 1 सही है, और इसमें हमें बाकी समझाना भी नहीं है ऑप्शन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस प्रश्न का जवाब इजिली दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर मिल गया बेटा ऑप्शन नंबर 1, अनुवांशिकी एवं वातावरण। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, यानी हमारा पैसिव एजेंसी है ना। हमारा इसमें से कौन है जिससे हमारा निष्क्रिय समाजीकरण होता है, पैसिव सोशलाइजेशन होता है। तो बताओ, ए है स्वास्थ्य क्लब, 2 है परिवार, 3 है इको क्लब, 4 है सार्वजनिक पुस्तकालय। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, एकदम बताओ। कुछ लोग ऑप्शन 3 भी बता रहे हैं, 2 भी बता रहे हैं, नहीं बेटा सही आंसर, हाँ एकदम सही है 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम सही आंसर है, सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है,
तो निम्न में से कौन सा समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? पब्लिक लाइब्रेरी। अब आप लोग ये जानेंगे यहाँ पर कि ये निष्क्रिय एजेंसी होती क्या है। आपने तो समाजीकरण का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन समाजीकरण में निष्क्रिय यानी पैसिव एजेंसी क्या है तो हम समझते हैं। देखिए, हमारा जो समाजीकरण है वह दो तरीके से होता है, ठीक है। पहला, हमारा समाजीकरण घर से शुरू होता है। हम घर के लोगों के साथ, यानी हम अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने निकट के संबंधी, हमारे दादा हो गए, दादी हो गई, चाचा हो गए, चाची हो गई, हमारे भाई हो गए, बहन हो गए, है ना, इस सब के साथ हमारा समाजीकरण शुरू हो जाता है। हम मम्मी के साथ जब उठते बैठते, मतलब जब हम छोटे रहते हैं तो वही हमें चलना सिखाती है, तो हमारा समाजीकरण होता है। घर से ही हम अपने परिवार से ही भाषा को भी सीखते हैं। तो पहला समाजीकरण तो हमारा परिवार में होता है, जिसे हम लोग प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, क्योंकि हम वहां पर समाज के अनुकूल ढलने की कोशिश करते हैं, उसके साथ समायोजन करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो समाजीकरण है बेटा, वह हमारा द्वितीयक या गौण समाजीकरण है। मतलब वो एजेंसी जो हमें समाजीकरण में बाद में भूमिका देती है, जैसे हमारा स्कूल हो गया, जैसे हमारा साथी हो गया। क्योंकि हम स्कूल बाद में जाते हैं और स्कूल के शिक्षकों के द्वारा भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षक हमें काफी कुछ सिखाते हैं कि कैसे हमें समाज में रहना है, किस तरीके से हमें लोगों से बातचीत करनी है। तो ये हमारा द्वितीयक समाजीकरण हो गया। लेकिन इसके अलावा भी हमारे समाज में कुछ ऐसी एजेंसी है जिससे हमारा समाजीकरण होता है ना, जो हमें कुछ सिखाती नहीं है। हम जब उस एजेंसी के साथ मिलते हैं, उस एजेंसी को एनालाइज करते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, जब हम पुस्तकालय जाते हैं तो वहां पर रखी जो पुस्तकें होते हैं, वह जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ के बारे में पता भी चलता है। हम बहुत कुछ सही और गलत के बारे में सीखते भी हैं। तो हमारा जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो हमारी निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ हमारा म्यूजियम, वह भी निष्क्रिय एजेंसी है, क्योंकि जब हम म्यूजियम वगैरह जाते हैं तो वहां पर हम दूसरे लोगों की संस्कृति, हम अपने पुराने लोगों की संस्कृति के बारे में जानते हैं, जिससे हमारा समाजीकरण होता है। तो ये हमारा समाजीकरण सीधे तौर पे तो नहीं करते, लेकिन जब हम ऐसे एजेंसियां के साथ मिलते जुलते हैं, इस एजेंसियां के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो हमारे समाजीकरण का जो निष्क्रिय एजेंसी है वो कौन सा हो गया बेटा? 4, सार्वजनिक पुस्तकालय। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? देखो बेटा, यहाँ पर उपेक्षा का मतलब होता है हम किसे नेग्लेक्ट करके चलते हैं, किसे नहीं मानते हैं। अपेक्षा का मतलब होता है उसे हमें लेना है, जिससे हमें उम्मीद करते हैं, वो अपेक्षा होता है। ये उपेक्षा मतलब होता है कि नेग्लेक्ट करना, जिसे हमें हटाना है, निगेटिव उत्तर को इसमें से खोजना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो सही आंसर क्या होना चाहिए, अब आप कमेंट करके बताओ। हमने तो क्वेश्चन आपको समझा ही दिया, कमेंट करो। बिल्कुल सही है उत्तर, ठीक है बेटा। तो एक सामाजिक, ये तो वाइगोत्स्की साहब तो बताए ही थे, है ना, तो इसको तो हम हटा नहीं सकते हैं, इसको तो हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो एक तो सही है। दो, सांस्कृतिक, ये भी सही है। जैविक, ये सही नहीं है। और भाषाई, ये सही है। तो बोल रहा है किसको इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो इग्नोर किसे करेंगे बेटा? वो ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का भी सही जवाब है। तो 5 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम देखेंगे, जो वाइगोत्स्की थे, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। बच्चे के विकास का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत का नाम क्या था बेटा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सोशियो कल्चर थ्योरी। इनका कहना था कि बच्चे के विकास पर 3 चीज का असर पड़ता है। वो 3 चीज क्या है? संस्कृति, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया। हमने तो वही देखा पिछले स्लाइड में, देख लो बेटा यहां पर कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, है ना। जैविक के बारे में इन्होंने तो बताया ही नहीं है, तो 3 तो आंसर होगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, कि वाइगोत्स्की ने बच्चे के विकास पर 3 चीज पर मूलतः फोकस किया है, और उन्होंने यह बताया कि बच्चे के विकास में यह 3 चीज की अहम भूमिका होती है। कौन कौन सा चीज है बेटा? संस्कृति, भाषा
और सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है बेटा, ये तीनों एकदम याद रखना है, ये बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं उसे मदद करती है। अब कल्चर यानी आपकी संस्कृति कैसे मदद करती है? बहुत सारे संस्कृति में लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है पढ़ने के लिए। अब देखिए, जैसे ही उसे बाहर नहीं भेजा जाता उसका विकास तो अवरुद्ध हो गया, तो संस्कृति तो मदद करेगा। भाषा, भाषा आप समाज के लोगों के साथ, घर के लोगों के साथ, है ना, बातचीत करके उसके साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। और सामाजिक अंतःक्रिया, हम जब समाज के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये तीन चीज एकदम याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं। ठीक है बेटा, ये पियाजे के सिद्धांत से प्रश्न आया है और हम इसको एक जगह और किए हुए हैं। जब बच्चा आंख, कान और हाथ, आंख, कान और हाथ क्या है? हमारा ज्ञान इंद्रियां है, से सोचते हैं, है ना बेटा, क्या करता है? वो सोचता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? अब बच्चा अभी छोटा है और 1 वर्ष का ही बच्चा है, तो यहां से तो आप पकड़ सकते हैं कि बच्चा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से कौन सी स्तर पर सोचता है। 1 वर्ष का शिशु है तो आपको पता होगा संवेदी गामक, है ना, सेंसोरी मोटर स्टेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक स्तर। तो सही आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर 3। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारा पियाजे का सिद्धांत पढ़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो 1 वर्ष तक के शिशु जब ज्ञान इंद्रियों की सहायता से सोचता है, सीखता है, तो वह कौन सी अवस्था होती है? तो उस अवस्था का नाम है इंद्रिय जनित गामक स्तर। आप लोग का भी सही उत्तर है इंद्रिय जनित गामक स्तर। ठीक है बेटा, तो सही आंसर है 3, 1, 2 और 4 नहीं होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। कमेंट करके बताइए जरा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट कीजिए बेटा, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? जल्द से जल्द बेटा कमेंट कीजिए आप, क्या होगा आंसर? एकदम सही, कुछ लोग 2 भी बता रहे हैं, 2 नहीं है इसका उत्तर बेटा, क्लियर करो। हाँ एकदम सही उत्तर है बेटा, 1 इसका सही आंसर है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एससीटी एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ बेटा, यहाँ पर ये नाम आप सर्च करेंगे तो आपको ऊपर में ही हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, इस तरह के लोगों के साथ, यही लोगो होगा यूट्यूब चैनल का। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको सारी जानकारी अप टू डेट दी जाती है, वहां पर सब कुछ आपको समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम सही उत्तर है आप लोग का। कुछ लोगों का आंसर 2 भी आया है जो कि गलत है, एक आंसर सही है व्यवहारिक बुद्धि। अब देखिए स्टर्नबर्ग के बारे में अब हम थोड़ा बहुत समझते हैं। स्टर्नबर्ग जो है एक मनोवैज्ञानिक थे जो बुद्धि के सिद्धांत दिए हुए थे और उनके सिद्धांत का नाम था बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है हम अगले स्लाइड में समझते हैं। बुद्धि का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का, वो यही है जिसमें पहला दिया गया है एनालिटिक इंटेलिजेंस, दूसरा है क्रिएटिव इंटेलिजेंस और तीसरा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। यही जो है आपका त्रिस्तरीय सिद्धांत है, किसका? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का। तो हमें पूछा जा रहा था इनमें से कौन एक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, अगले पिछले स्लाइड की तरफ, और देखते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखना है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, देख लो बेटा, यहाँ पर हमने आपको बताया था ना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी व्यवहारिक बुद्धि। हमने एक एनालिटिक इंटेलिजेंस पढ़ा तो क्या है, कहीं पर नहीं है। एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस पढ़ा, क्या है देख लीजिए बेटा, यहाँ पर क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है, इसमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहीं नहीं है। तो हमारा कौन सा एक रूप होगा? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो सही आंसर 8 का कौन सा हो गया बेटा? 1 व्यवहारिक बुद्धि। रट लेना एकदम, यहाँ पर ये 3 एनालिटिक इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। जो लोग ऑफलाइन में क्लास किए हैं उनको ये सब थ्योरी काफी अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत था वो है ना, इसमें कौन सा बुद्धि दिए हुए थे? वो प्रैक्टिकल, एनालिटिक और क्रिएटिव, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक प्रैक्टिकल ही था यानी व्यवहारिक बुद्धि था, इसलिए 8 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 9 एकदम हलवा सा सवाल है, बताइएगा आप लोग, जवाब दीजिए, जरा क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। कमेंट कीजिए बेटा, कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सही जवाब है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम था एल्फ्रेड बीने साहब। ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का भी सही जवाब है। 9 का सही आंसर कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर 2 अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण किया था और उन्होंने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो एक तत्व का सिद्धांत था, समान बुद्धि योग्यता वाला। डेविड वेसलर तो हमें पढ़ना ही नहीं है। चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ये तो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत दिए हुए थे, जी और एस कारक ये बाद में दिए थे। सबसे पहले अल्फ्रेड बीने साहब दिया था एक तत्व का सिद्धांत, और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग तो त्रितंत्र का सिद्धांत था, त्रिस्तरीय सिद्धांत था, हमने अभी जस्ट पिछले स्लाइड में देखा ही था। तो इसका सही आंसर 9 का जो था वो कौन सा था बेटा? 2 नंबर अल्फ्रेड बीने साहब। कौन थे? अल्फ्रेड बीने साहब। ठीक है बेटा, कैसा लग रहा है आपको यह वीडियो? कमेंट करके हमें बताइए, और आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी बताइए कमेंट करके, ताकि हम जल्द ही आपके लिए उस सब पर भी वीडियो डालें, है ना बेटा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर यानी लिंग विभेद, कक्षा में जो आप लिंग के प्रति विभेद करते हैं, भेदभाव करते हैं, उससे क्या होता है? आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट करके। कमेंट कीजिए बेटा, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होना चाहिए। कक्षा में जेंडर यानी लिंग विभेद, लिंग के प्रति, जेंडर के प्रति जो आप भेदभाव करते हैं उससे क्या होता है बताइएगा। पहला ऑप्शन है, एकदम कुछ लोगों का एकदम सही आंसर आ रहा है। दीपक आपका एकदम सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें देखिए 11 में एक है, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। पहला क्या लग रहा है? एकदम गलत है। कक्षा में जब भी हम लिंग के प्रति, लड़का और लड़की में भेदभाव करेंगे तो क्या? निष्पादन। निष्पादन का मतलब होता है बेटा यहाँ पर प्रदर्शन। प्रदर्शन इंग्लिश देख लो बेटा, यहाँ पर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, प्रदर्शन, है ना बेटा? तो शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता, ये तो एकदम गलत लिखा हुआ है। आप कक्षा में जैसे ही लड़का और लड़की में भेदभाव करेंगे तो बच्चा का प्रदर्शन खराब होगा। वो सोचेगा कि सर सोहन को ज्यादा समय देते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हल करने के लिए मुझे कम समय देते हैं, तो आपके अंदर डिमोटिवेशन आ जाएगा ना। तो ये तो आपका प्रदर्शन प्रभावित हो गया ना बेटा। तो बोल रहा है कक्षा में जेंडर विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल करता है। ये तो आंसर होगा ही नहीं। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, हम इसको बाद में देखेंगे। तीसरा देखते हैं, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता। बोल रहा पुरुष, सिर्फ पुरुषों में ही ऐसा होगा, पुरुषों में ही उसका जो प्रदर्शन है वो खराब या अच्छा हो सकता है, वृद्धि हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप किसके साथ, आप लड़का लड़की अगर किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं तो वो छात्राओं के साथ ही होगा ना, मतलब छात्र छात्राएं सभी के साथ होगा ये चीज, है ना? सबका निष्पादन खराब हो सकता है ना? तो 3 तो आंसर नहीं है। चौथा बोला जा रहा है कि महिला शिक्षक की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। बोल रहा है कि कक्षा में भेदभाव पुरुष शिक्षक करते हैं, हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि कक्षा में भेदभाव सिर्फ पुरुष शिक्षक करते हैं, महिला नहीं करते हैं। तो चौथा ऑप्शन भी वैसे ही गलत है। अब देखिए 2 में शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयास, है ना, तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, एकदम सही है ना? हास्योन्मुख प्रयास कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे जो भी आगे बढ़ना चाहेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चे जो अपना एफर्ट लगाएंगे आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करके आगे जाने के लिए, तो उसके मन के अंदर भेदभाव जो कक्षा में होता है उसको लेकर उसका जो प्रयास होगा, एफर्ट होगा, वो उतना अधिक नहीं हो पाएगा, और साथ ही उसका प्रदर्शन भी क्या होगा? खराब होगा। तो शिक्षार्थी का मतलब यहां लड़का का भी हो सकता है और लड़की का भी हो सकता है। अगर आप लड़की के साथ भेदभाव कर रहे हैं तो उसका प्रदर्शन खराब होगा, लड़के के साथ कर रहे हैं तो उसका होगा। तो यहां पर तो वो चीज लिखा नहीं है ना, डायरेक्ट लिख रहा है लिंग के प्रति जब भेदभाव करते हैं तो उससे क्या होगा? तो उससे हमारा होगा शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयास तथा निष्पादन अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो 11 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 2। 3 नहीं है, 3 में सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष के बारे में ही बताया जाता है, बोला जाता है कि स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं होगा, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होगा। यह बात तो गलत है, क्वेश्चन में तो कहीं क्लियर नहीं किया गया। ठीक है बेटा, इसलिए 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सीखने की एक शैली है, मतलब सीखने की शैली का एक उदाहरण है, बताइए।
लर्निंग स्टाइल मतलब हम किस चीजों से, किस तरीके से हम सीख सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। पहला है चाक्षुष, दूसरा है संग्रहण, तीसरा है तथ्यात्मक, चौथा है स्पर्श संबंधी। कमेंट कीजिए और बताइए। बताइए बेटा 12 का सही आंसर क्या होना चाहिए? 12 का, हाँ कुछ लोग का सही आंसर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली, मतलब हम किस किस तरीके से सीखते हैं? तो पहला तरीका चाक्षुष, हम देखकर भी चीजों को तो सीखते हैं, नहीं सीखते हैं? बिल्कुल सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? देखकर। बेटा देखकर कैसे सीखते हैं वो देख लो। आप छोटे बच्चे को ले लो, टीवी में आजकल एड दिखाता है स्टंट करते हुए बाइक का, है ना? तो वो बच्चा सोचता है मैं भी अगर इस तरह से करूंगा ना तो शायद मुझे भी और बेहतर लोग कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा कर लेता है। तो वो तो देखकर ही सीखता है। आप कोको कोला पीना सीखते हैं, किससे सीखते हैं? टीवी पर शाहरुख खान, सलमान खान को ऐड करते हुए देखते हैं तो आपको इच्छा होता है कि अरे वो पीता है तो हम भी तो पी सकते हैं। तो आप वहां तो देखकर तो सीखे। शैम्पू यूज होता है, शैम्पू का ऐड आता है, आप वहां से देखकर सीखते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सीखने की जो शैली है वो चाक्षुष। चाक्षुष का मतलब होता है देखना, यानी विजुअल। लिखा ही है विजुअल। तो एक 12 का एक सही आंसर है। संग्रहण नहीं होगा, तथ्यात्मक नहीं होगा, और टेक्चुअल स्पर्श करके हम चीजों को सीखना से ज्यादा एक सही आंसर है चाक्षुष। हम सीखने की शैली को आपको पढ़ाए हुए हैं अधिगम के प्रकार के अंतर्गत। ठीक है बेटा, ऑफलाइन वाले बैच में पढ़े हुए हैं, वहां पर डिटेल से बताई गई है, वहां आप ध्यान पूर्वक एक बार देख लेंगे कॉपी पलट के तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो लोग ऑनलाइन हमारा पेड कोर्स लिए हुए तो वह भी अधिगम के प्रकार वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीजों के बारे में क्लियरली समझा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो एक ऑप्शन है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती, अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। दूसरा क्या ऑप्शन एक होगा? दूसरा देखते हैं, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। तीसरा देखते हैं, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। चौथा देखते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। कमेंट करके बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन 4। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। आप समझेंगे कि व्यवस्था के लिए स्वामित्व है क्या। पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन क्या रहा कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, और विद्यालय आधारित आकलन क्या है उसको समझते हैं। अगर आप इसको समझ लिए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा चीजों को। विद्यालय आधारित आकलन है क्या, स्कूल बेस्ड असेसमेंट है क्या। पहले के समय में क्या होता था कि आपके स्कूल में आपके इंटरनल एग्जाम लेने के लिए बाहर से टीचर आते थे, है ना? बाहर से जो टीचर आकर आपका जो इंटरनल एग्जाम लेते थे, मतलब आपका जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता था, इसमें अभ्यर्थियों के बीच भय का माहौल बना रहता था। क्योंकि जैसे ही अभ्यर्थी अंदर जाते थे, उसका इंटरनल एग्जाम होता था, उससे अगर वाइवा लिया जाता था तो बच्चे डर जाते थे। उसको लगता था कि वो शिक्षक हमसे क्या पूछेंगे। जब भी वो बच्चा बाहर निकलता था तो उसके अन्य सहपाठी उससे पूछते थे कि वहां पर क्या पूछा जा रहा है। और वहां पर क्या होता था कि जो बच्चे सब कुछ जानते भी हैं और वहां पर जाने के बाद डर जाते थे और सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते थे। तो इसी सब की खामियां को देखते हुए, ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन को लाया गया। यह विद्यालय आधारित आकलन जो लाया गया उसमें यह लाया गया कि विद्यालय में जो आकलन होगा यानी इंटरनल असेसमेंट होगा, वह विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा ही अपने विद्यार्थियों का किया जाएगा। इसमें क्या होता था कि विद्यार्थी भयमुक्त होकर जानते हुए प्रश्नों का जवाब देते थे, और बोर्ड ने ऐसा किया क्योंकि बोर्ड का उद्देश्य यह था कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। उसका यह उद्देश्य नहीं था कि बाहर के शिक्षकों के द्वारा आकलन करा के बच्चे को डराया जाए ताकि बच्चे याद रख पाते कि नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य था कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। और बच्चे का सर्वांगीण यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगा, जब बच्चे भयमुक्त वातावरण में अपने आप को आकलन करवाएंगे। तो भयमुक्त वातावरण कैसे बनेगा, जब शिक्षक ही अपने बच्चों का क्या करेंगे,
आकलन करेंगे, है ना। तो जब शिक्षक, स्कूल के शिक्षकों के द्वारा अपने ही बच्चों का आकलन किया जाने लगा, तो ये शिक्षक भी समझने लगे कि हमारे बच्चे किस चीज में क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, कहाँ बच्चे को समस्या है। तो शिक्षक स्वामित्व की भावना रखने लगे, मतलब सेंस ऑफ ऑनरशिप आ गई उसके अंदर। तो ये हमारा जो सही आंसर जाता है 14 नंबर क्वेश्चन का, वो जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि अधिक कार्य का बोझ रहता है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, शिक्षक का काम है, उसको तो करना ही है सब कुछ। तो पहला तो गलत है, और परीक्षा वाली बात तो एकदम गलत होती है ना बेटा, तो ये तो आंसर है नहीं। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, ये तो एकदम गलत है। बच्चे को तो देना है, ये सब चीज तो देना ही है, शिक्षक का काम ही है, तो देना पड़ता है, क्या हुआ, है ना बेटा। तो 2 तो आंसर नहीं है। 3 है, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शिक्षक का तो ये काम है, ये काम तो करेंगे, लेकिन जब शिक्षक अपने ही बच्चों का आकलन करते हैं, है ना, तो शिक्षक जो है स्वामित्व की भावना रखते हैं, सेंस ऑफ ऑनरशिप आती है उसके अंदर। तो 14 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 4। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। देखिए बेटा, यह जो प्रश्न है, अगर सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा कि ये क्वेश्चन आया कहां से है ना। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, यह आया है ब्लूम के वर्गीकरण से। बोल रहा है कि ग्रेड अंकों से कैसे लगे। ऑफलाइन बैच में भी हमने ब्लूम का वर्गीकरण अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, और ऑनलाइन बैच में भी ब्लूम का वर्गीकरण अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है। ब्लूम का वर्गीकरण ऑनलाइन बैच वाले जो पेड कोर्स लिए हुए हैं वो देख लेंगे, वहां जाकर काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये किस तरह का प्रश्न होगा, ये बताइए। ये जो प्रश्न है वो किस तरह का प्रश्न होगा। अगर हम आपसे या किसी बच्चे से पूछ रहे हैं कि बेटा बताओ बताओ ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, तो ये कैसा प्रश्न होगा। तो ब्लूम का वर्गीकरण में जब हम पढ़े हुए थे, तो वहां ये बताए हुए थे कि जब भी किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगर आपको विश्लेषण करना पड़े, तो वो विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। कौन सा प्रश्न होगा बेटा, विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ये किस प्रकार का प्रश्न है, विश्लेषणात्मक। हमने ब्लूम के वर्गीकरण में अपसारी पढ़ाई नहीं है, मुक्त तंत्र पढ़ाई नहीं है, समस्या समाधान पढ़ाई नहीं है। एक ही चीज तो है जहां पर हमने विश्लेषणात्मक को यहां पढ़ा है। तो सही आंसर डायरेक्ट 15 का ऑप्शन नंबर 2 जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती है, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। बताइए जरा इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर कमेंट कीजिए बेटा, कमेंट कीजिए। एकदम कुछ लोगों का एकदम सही जवाब आ रहा है, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। हाँ, एकदम सबका सही जवाब है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। समझते हैं छात्राएं का क्या मतलब हुआ। छात्राएं का मतलब हुआ कि आपकी कक्षा में जो गर्ल्स है, मतलब गर्ल्स स्टूडेंट है, उसी को तो छात्राएं कहते हैं, है ना। इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में बेटा यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि छात्राएं जो है गणित के सवाल अच्छे से सीखती है क्या, लेकिन उन्हें कठिनाई तब आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा था। क्या लड़के गणित के सवाल अच्छे से नहीं सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। तो एक तो गलत है, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती है। आप छात्राएं मतलब आप लड़कों के प्रति लिंग पक्षपात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखेगी, तो गलत है। तीसरा है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कब कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। स्थानिक अवधारणा मतलब क्या हुआ, स्थानिक अवधारणा का मतलब होता है कि लड़कियां जो है अपने दिमाग में जो किसी का बिंब होता है, इमेजेस होता है, वह बनाने में उतनी ज्यादा सक्षम नहीं होती है। यह बात तो गलत है, यहां भी आप पक्षपात कर दिए। चौथा बोल रहा है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। हाँ, ये बात तो एकदम गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है।
आप लोग को ये लग रहा होगा कि लड़कियां संगीत में अच्छी क्षमताएं रखती है, भाषा अच्छे से बोलती है। जी नहीं, लड़के भी रखते हैं संगीत में। तो यहाँ भी लिंग पक्षपात करना होगा। लेकिन ऑप्शन 2 में लिंग पक्षपात नहीं हो रहा है, यहाँ पर लड़की के बारे में बोला जा रहा है कि अपने उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी है या अच्छी होती है। एकदम सही है, अपने उस उम्र के जो लड़के होते हैं उसी की तरह तो ये लड़कियां गणित सीखती हैं। तो 16 का जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर 2। यहां पर पक्षपात बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्दों में अक्षरों के क्रम में पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डाइस से संबंधित है। सब लोग जवाब दीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए जल्दी से बेटा, कमेंट करके बताइए तो 17 का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, और आपके परीक्षा में परसों भी पूछे गए हैं सीटेट में ऐसे सवाल। हाँ, एकदम सबका सही आंसर है बेटा। 17 का सही आंसर है डिसलेक्सिया। कौन सा आंसर सही है बेटा? डिसलेक्सिया। तो शब्दों में अक्षरों के क्रम को हमने आपको बताया था कि पढ़ने में जैसे ही कठिनाई होता है तो डिसलेक्सिया है ना। डिस्कैल्कुलिया कब होगा? जब गणित के संक्रिया करने में कठिनाई होता है, जोड़ को घटाओ और गुणा को भाग बच्चा समझ लेता है। डिस्ग्राफिया कब होगा? जब बच्चे को लिखने में समस्या होगा। और डिस्प्रैक्सिया कब होगा? जब बच्चे को गतिक संबंधी समस्या, क्रियात्मक संबंधी समस्या, बच्चे सही से चल नहीं पाएंगे, बच्चे सही से ब्रश नहीं पकड़ पाएंगे, पेन नहीं पकड़ पाएंगे, जूता का सही तरीके से फीता नहीं बांध पाएंगे। तो इस सब तरीके से जो समस्या होती है वो डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आता है। हमने यह चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझा दिया। तो एक डिसलेक्सिया इसका सही आंसर है। बच्चे को पढ़ने में कठिनाई तो डिसलेक्सिया है ना बेटा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग जरा प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए तो क्या है इसका आंसर। देखिए प्रश्न और जवाब दीजिए। प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? एकदम एजुकेशन फॉर ऑल किसके लिए होगा? सभी की शिक्षा या सभी के लिए शिक्षा। एकदम सही आंसर है बेटा 2, समावेशी शिक्षा है ना। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी प्रकार के बच्चे को एक ही छत के नीचे उसके विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ जो शिक्षा हम उस बच्चे को देंगे वही तो समावेशी शिक्षा कहलाएगा। जैसे अगर आपकी कक्षा में एक ब्लाइंड बच्चा बैठा हुआ है तो आप उसको किस तरह से शिक्षा देंगे? उसके लिए आपके स्कूल में ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट होना चाहिए। आपकी कक्षा में एक कम दिखाई देने वाला बच्चा बैठा हुआ है, विजुअल इंपेयर्ड बच्चा बैठा हुआ है, तो आप उसको कक्षा में आगे वाली पंक्ति में रखेंगे तो उसकी जो शिक्षा है वो पूरी हो पाएगी, सही तरीके से वो बोर्ड देख पाएंगे। तो 18 का जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बताइएगा ये क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए। बताइएगा जरा आप लोग। प्रभावपूर्णता, व्याख्याता, मौलिकता और लचीलापन डाइस के साथ संबंधित तत्व है। प्रभावपूर्णता, ठीक है, व्याख्याता, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित है? बताइए। कुछ लोग ऑप्शन 1 बता रहे हैं, कुछ लोग 3 भी बता रहे हैं। बेटा एकदम कमेंट कीजिए, बताइए। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन दिया था जब ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2014 में सीटेट जो है ये प्रश्न को पूछा था पेपर 1 में। तो उसका आंसर जब ऑफिशियल आंसर की आई थी तो 1 है और हम लोग भी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर 1 ही मानेंगे। प्रभावपूर्णता मतलब क्या हुआ हम उसको देखते हैं। प्रभावपूर्णता क्या होता है, व्याख्याता क्या होता है, मौलिकता क्या होता है और लचीलापन क्या होता है, ठीक है। और इसका आंसर 3 भी सही है, अपसारी चिंतन भी सही है, लेकिन हम 1 ही मान के चलेंगे क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में 1 था। हम लोग 3 क्यों नहीं मानेंगे? कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, कुछ बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि 3 क्यों नहीं लेंगे। अपसारी चिंतन भी आपका सही उत्तर है बेटा, 3 भी सही है, लेकिन 1 मानना पड़ेगा क्योंकि ऑफिशियल आंसर की एक दिया हुआ था और जब इस प्रश्न पर चैलेंज किया गया था तो वो चैलेंज एक्सेप्ट भी नहीं किया था। आप लोग को पता है एनसीईआरटी किताब के बारे में जो एकदम सही लिखती है और एनसीईआरटी में लिखा हुआ चीज ही सही माना जाता है। तो हम इस प्रश्न का जवाब एनसीईआरटी किताब के थ्रू दे रहे हैं। आते हैं एनसीईआरटी किताब, हमारा एक 11th का मनोविज्ञान की किताब है ये। पेज नंबर 165, चिंतन चैप्टर नंबर 8 है चिंतन यानी थिंकिंग। इस चैप्टर में आपको मिलेगा पेज नंबर 165 पर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपसारी चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यतः चिंतन, प्रभावपूर्णता लिखा है, प्रभाव, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण जिसको हम लोग व्याख्याता कहते हैं, ये सब आता है।
तो अभी हमने क्या देखा कि अपसारी चिंतन भी इस प्रश्न का क्या हो सकता है, सही उत्तर हो सकता है। तो अपसारी चिंतन इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है। लेकिन जब इस प्रश्न पर चैलेंज किया गया था तो उसने इस प्रश्न का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था और बोला था कि उत्तर एक ही सही है। देखिए, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उसके अंदर तो फ्लुएंसी रहती ही है, वह चीजों को अच्छे तरीके से व्याख्या करके बताते ही है, उसके अंदर मौलिक विचार तो रहता ही है। मौलिक विचार कहने का मतलब होता है कि अपने तरीके से बातों को प्रस्तुत करना, साथ ही उसके विचारों में लचीलापन होता है। लचीलापन कहने का मतलब होता है कि बेटा वो अपने बातों को अपने तरीके से बोलेगा, ऐसा नहीं कि एक बात अभी जो आपको बताया हर एक बार वैसा ही बताएगा। जैसे मान लिया जाए कि हमने बच्चे को महात्मा गांधी के बारे में पूछा, तो हर एक बार एक ही जैसा वो बच्चा बता रहा है, तो इसका मतलब उसके विचारों में लचीलापन नहीं है। हर एक बार बच्चा अपने शब्दों में महात्मा गांधी के बारे में बता रहा है। हर एक बार आप खुद ही याद कीजिए, आप अगर बुक को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो क्या आप उस बुक की व्याख्या हर एक बार एक ही तरीके से करेंगे, या आप बच्चे को अभी आप पढ़ा रहे हैं तो क्या उस प्रश्न की व्याख्या आप हर एक क्लास में या हर एक समय एक ही तरीके से करेंगे? अगर एक तरीके से कर रहे हैं तो आपके विचारों में लचीलापन नहीं होगा। हमेशा व्याख्या करने का जो आपका तरीका होता है वो बदल जाता है। समझाने का जो हम समझाते हैं वो सबको एक ही जैसा समझाते हैं, लेकिन व्याख्या करने का तरीका बदल जाता है। लचीलापन उसी को हम लोग कहते हैं। तो ये प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत होता है, और प्रतिभाशाली बालक के अंदर अपसारी चिंतन भी होता है। ठीक है बेटा, तो ये आंसर भी आप काट नहीं सकते, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, तो प्रतिभाशाली भी इसका आंसर सही है और अपसारी चिंतन भी आंसर सही है, लेकिन हम लोग ऑफिशियल आंसर की के साथ जाएंगे और 19 का सही आंसर एक ही टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए, वहीं से एक प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डायस से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। ठीक है बेटा, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डाइस से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। स्मरण, स्मरण मतलब होता है याद करने वाले प्रश्न। हमने अभी तो जस्ट पढ़ा ना पिछले स्लाइड्स में कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे उसके अंदर लचीलापन होता है, व्याख्याता होता है, मौलिकता होता है, मतलब अपने तरीके से बातों को कहता है। तो स्मरण मतलब रिमेंबर, ये तो नहीं है। आप लोग का भी कमेंट सही है, एकदम सही आंसर। समझ, हाँ हो सकता है। सर्जन, हाँ ये ज्यादा सही आंसर है। 20 का ज्यादा सटीक आंसर है सर्जन, मतलब क्रिएटिंग। बच्चे को कैसे सवाल देना है, तो कुछ ऐसा सवाल देना है जो बच्चे को सोचने पर मजबूर करे। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को अगर उसके स्मरण वाला सवाल दे देंगे तो फिर ये बच्चा तुरंत से करके बैठ जाएगा। विश्लेषण वाला दे देंगे तो ये भी उचित नहीं है। तो ज्यादा सटीक होगा सर्जन वाला। कुछ ऐसे सवाल दीजिए जिससे आप बच्चे को ये दे सकते हैं कि छात्रों को हित में ध्यान में रखकर कक्षा 8 की एक विज्ञान की पुस्तक तैयार करने के लिए आपको बोला जाता है, तो आप किस तरीके से तैयार करेंगे, लिख कर बताइए। तो बच्चे को सोचना पड़ेगा और बच्चे सोचकर इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो वो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को हमें क्रिएटिंग यानी सर्जन से संबंधित ही सवाल देना चाहिए। तो 20 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत चित्र यानी कॉन्सेप्ट मैप। पहले तो हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट मैप है क्या, है ना। पहले आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या सही है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्धांत चित्र डाइस के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। कमेंट करके बताइए आप लोग 22 का सही आंसर क्या होना चाहिए। हाँ कुछ लोगों का सही है एकदम, हाँ एकदम सही आंसर आ रहा है, सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4। पहले हम जानते हैं कॉन्सेप्ट मैप है क्या, फिर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए बेटा, यही कॉन्सेप्ट मैप है। जब भी हम बच्चे को पेड़ के बारे में जानकारी दे तो कुछ इस तरह से अगर हम एक मैप के द्वारा समझाकर जानकारी देंगे तो बच्चे को ये चीज याद रखने में क्या मिलेगी, सुविधा होगी, है ना, सुविधा प्रदान होगी, मतलब बच्चे को आसानी होगा इस चीज को याद रखने में। अब हम आते हैं क्वेश्चन वाली स्लाइड में। तो हम करते क्या है कॉन्सेप्ट मैप में यानी सिद्धांत चित्र में, करते क्या है कि बच्चे को तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। और जैसे ही हम तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करेंगे, जैसे देखिए पेड़ हमें क्या क्या देता है, तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ हमें छाया देता है,
पेड़ का जो उपयोग है हम पेपर बनाने में भी करते हैं। पेपर से हमारा क्या क्या होता है, तो बुक भी बनता है, नोटपैड भी बनता है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो जितने भी यहाँ पर सजीव है वो इसके द्वारा ही जिंदा रहता है। तो जब हम इस तरीके से बच्चे को बताएंगे ना बेटा, तो बच्चे को यह चीज याद रखने में सुविधा होगा, सहूलियत होगा, बच्चे अच्छे तरीके से इस चीजों को समझ पाएंगे। तो वही तो क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट मैप जो है, सिद्धांत चित्र है, डाइस के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण बिल्कुल गलत है। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने एकदम गलत है। अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, यह भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा हो गया बेटा इसका? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 4, यानी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। अगर हम तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करेंगे तो बच्चों के अंदर जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं क्या होगी? बढ़ेगी। तो 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। समझने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सिद्धांत चित्र समझ गए, सिद्धांत चित्र है क्या, यानी कॉन्सेप्ट मैप है क्या, इस तरीके से बच्चे को सूचना देना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला जो है वो है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। एक दिया है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालयों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 2 है, बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। 3 है, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। 4 है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होना चाहिए बेटा? कमेंट करके बताओ। ठीक है बेटा, अब इसका आंसर बताओ तो कौन सा होगा? कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बता दो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 मैं पढ़ रहा हूं, फिर से इसका क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन 23 है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो एक है खेल अनिवार्य है, तो खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अल्बर्ट बंडूरा ने तो ये नहीं कहा था। अल्बर्ट बंडूरा जो है बच्चे के बारे में ये बोला था कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। तो 23 का सही आंसर कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर 2। अब ये प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग क्या है? मतलब अल्बर्ट बंडूरा का कहना था कि बच्चे पुरस्कार और दंड, मतलब जब बच्चे को हम पुरस्कार देते हैं तो उससे भी बच्चे सीखते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर बच्चा आज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या बच्चा का प्रदर्शन हम बेहतर चाहते हैं, तो हम बच्चे को ये कह सकते हैं कि बेटा अगर तुम फर्स्ट डिवीजन कर जाओगे तो हम तुम्हें साइकिल देंगे, है ना? तो बच्चा इससे भी सीखता है। तो अल्बर्ट बंडूरा का कहना था कि सिर्फ पुरस्कार और दंड ही एक ऐसा तरीका नहीं है जिससे बच्चे का अधिगम होता है ना? इसके अलावा हमारा एक प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग भी है जिससे बच्चे सीखते हैं। जैसे आप देखे होंगे टीवी में एड वगैरह कि वहां पर जब बाइक का प्रचार देता है तो वहां स्टंट दिखाते तो नीचे में लिखा रहता है कि इमिटेट नहीं करना, नकल नहीं करना है, क्योंकि बच्चे देखकर सीख जाते हैं, है ना? तो यहां से सीख जाते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किए थे। बोबो डॉल मतलब एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया था कि एक वयस्क जो है बोबो डॉल को बुरी तरह मारते पीटते हैं और फिर उसी बोबो डॉल को एक बच्चों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। तो बच्चे भी उस बोबो डॉल के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि वयस्क ने किया था। तो अल्बर्ट बंडूरा ने इससे यही बताया कि बच्चे मॉडलिंग के तरीके से भी सीखते हैं, प्रतिरूपण के तरीके से भी सीखते हैं, है ना? शैम्पू का ऐड देखते हैं और आप शैम्पू लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने सीख लिया कि जब उस शैम्पू के ऐड से बाल सिल्की होता है तो आप वही शैम्पू खरीदते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उससे हमारा बाल भी सिल्की हो जाएगा, है ना बेटा? तो आपने सीखा किससे? देखकर, यानी मॉडल के थ्रू सीखा। तो इसलिए अल्बर्ट बंडूरा ने यही बताया था कि बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण भी एक मुख्य तरीका है, बच्चे नकल करके भी सीखते हैं। तो 23 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 3 और 4 इसका आंसर नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा कि निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? डिडक्टिव रीजनिंग वाला। हाँ एकदम सही है।
ठीक है। हाँ, एक इसका सही आंसर है बेटा, एक। हाँ, सब लोग का सही आंसर, तो एक इसका सही आंसर है। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, विशिष्ट से सामान्य हम लोग आगमन विधि में क्या करते हैं, विशिष्ट से सामान्य। 3 और 4 इसका आंसर नहीं है। निगमनात्मक तर्कना, सामान्य से विशिष्ट यानी नियम से उदाहरण की तरफ। तो 24 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डाइस के द्वारा दिया गया। ईएल थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, जेवी वाटसन, लेव वाइगोस्की। कमेंट करो और इसका बताओ आंसर क्या होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होना चाहिए। बहुत लोगों का जवाब एक आ रहा है, ईएल थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक बताइए जरा, आप लोग और भी कमेंट कीजिए और बताइए जल्दी से जल्दी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर एक ही सही है। हमने थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत था, सीखने का जो सिद्धांत दिए थे, जिसमें एक अभ्यास का सिद्धांत था, उसमें यही बताया था कि हम जिस चीज का जितना अभ्यास करेंगे हम उस चीज में उतने ही पारंगत होते जाएंगे। मतलब हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे हमारी त्रुटियां उसमें उतनी ही कम होते चली जाएगी, है ना बेटा। तो ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। जीन पियाजे इसका आंसर नहीं है। जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हुए थे। ईएल थॉर्नडाइक बताए हुए थे अभ्यास का सिद्धांत, जहां पर उन्होंने ये बोला था कि हम जिसका अभ्यास करेंगे उस चीज में हम उतना जल्दी पारंगत हो जाएंगे। जैसे आप मैथमेटिक्स का अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो फिर आप उसे धीरे धीरे भूलने लगेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ का सवाल उतनी ही तेजी से बनाते हुए चलेंगे, आपकी त्रुटियां उतनी ही कम होती हुई चली जाएगी। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। कमेंट करो और बताओ। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना और समानुभूति यानी इम्फैथीज देना। तो 4 बताना है। 1, 2, 3, 4 में से कौन सा आंसर सही है। कमेंट करो और इसका बताओ। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, देखो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, समानुभूति देना। कौन सा, समानुभूति देना। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब क्या हुआ, संवेगात्मक मतलब आपके संवेग से संबंधित होनी चाहिए। जैसे आपको डर लग रहा है, जैसे आपको घृणा आ रहा है, जैसे आपको ईर्ष्या हो रही है, तो ये बोल रहा है कि कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि, तो समानुभूति देना। समानुभूति किसी को जब हम देते हैं तो वहां पर हम संवेगात्मक बुद्धि का ही इस्तेमाल करते हैं। तो 26 का सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, डाइस है ना। कमेंट करो इसका आंसर। अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता, इनमें से क्या होगा कमेंट करके बताइए। 1, 2, 3, 4 कमेंट करो बेटा और बताओ। 27 नंबर आंसर क्या होना चाहिए। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है। देखिए इसका सही आंसर है अभिप्रेरणा यानी अभिप्रेरण। एक सही उत्तर है बेटा। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है ना। अगर मान लीजिए कि आपको शिक्षक बनना है तो आपके अंदर एक फोर्स जनरेट होगा जो आपको शिक्षक बनने के लिए बाध्य करेगा। आपको बार बार मतलब फोर्स करेगा कि नहीं शिक्षक बनना है तो सीटेट की तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप उसको जो है एक सही दिशा देंगे, आप बुक खरीदेंगे, कोचिंग जाएंगे, वहां से पढ़ेंगे, तो ये तो आपका मोटिवेशन है ना, अभिप्रेरणा है। तो 27 का सही आंसर है डायरेक्ट 1, ऑप्शन नंबर 1 है ना, आंतरिक बल। सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 1। 27 का कौन सा आंसर है, ऑप्शन 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। पहला है पुरस्कार यानी प्रेरक, दूसरा है संवेग, तीसरा है आवश्यकता, चौथा है उत्प्रेरणा। कमेंट करके इसका जवाब बताइए तो क्या होगा इसका सही आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए। निम्न में से कौन सा शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। मतलब आपके अंदर जो अभिप्रेरणा आती है उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है।
बिल्कुल, कुछ लोगों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 आवश्यकता। आपके अंदर अभिप्रेरणा आती ही क्यों है? जब आपको आवश्यकता होती है तभी आपके अंदर मोटिवेशन आती है। जैसे मान लिया जाए कि आपको प्यास लगी है ना बेटा? तो आपको पानी पीना है, तो आपको पानी पीना है, तो आपके अंदर ये अभिप्रेरणा आई क्यों? क्योंकि आपको क्या लगा है? प्यास लगा हुआ है। आपकी आवश्यकता क्या है कि आप जब तक पानी नहीं पिएंगे तब तक आपका प्यास नहीं बुझेगा। तो आपके अंदर अभिप्रेरणा क्यों आती है? क्योंकि आपकी आवश्यकता होती है, इसलिए वह आपके अंदर अभिप्रेरणा आती है। तो किसके साथ इसको बदलाव कर सकते हैं? वो है ऑप्शन नंबर 3 आवश्यकता के साथ। ठीक है बेटा, क्या है? आवश्यकता। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपको और क्या पढ़ना है इस संबंध में भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम जो है नए वीडियो आपके जो चैनल पर है वो हम ला सके। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अधिगम को सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करना है। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव। अनुतीर्ण हो जाने का भय, क्या यह सही आंसर है? बिल्कुल गलत है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता करना भी गलत है। माता पिता की ओर से दबाव, यह भी गलत है। सही आंसर एक ही है 30 का, वो है ऑप्शन नंबर 3 मीनिंगफुल एसोसिएशन, यानी अर्थपूर्ण संबंध, है ना? ये सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित होता है। अगर हम अर्थपूर्ण संबंध देंगे, मतलब मीनिंगफुल कोई एसोसिएशन देंगे, तो बच्चा का जो अधिगम है वो और भी बेहतर तरीके से होगा। तो 30 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 3। हमारा यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, और कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके एकदम बताना है आपको। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है बेटा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।